हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का 7th चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी इन अ प्योर रेजिस्टर। तो इसका अर्थ है कि यदि हम एक एसी परिपथ लें और उसमें यदि एक रेजिस्टर लगा दें, जैसा कि हम लगाते हैं, हमने इस प्रकार से एक परिपथ बनाया। इस पे हमने इस प्रकार से एसी को प्रदर्शित कर दिया। और इस परिपथ में हमने एक रेजिस्टर लगा दिया जिसका प्रतिरोध R है। एक प्रतिरोध है जिसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध हम कह सकते हैं R है। और यह जो निशान होता है ये एसी से प्रदर्शित होता है, यानी कि जो हम पिछले चैप्टर्स में आपको ध्यान हो हम लगाते थे, किसी परिपथ में सेल लगाते थे जो कि डीसी का स्रोत होता था। यहां पर हम एसी का स्रोत लगा रहे हैं और उस एसी के स्रोत को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, किसी क्षण जो वोल्टेज का मान होगा वो V से प्रदर्शित होगा। तो हम लिखते हैं कि यदि V0 वोल्टेज का शिखर मान हो, V0 वोल्टेज का शिखर मान हो तो किसी क्षण परिपथ में वोल्टेज, जिसे हम विभवांतर भी कहते हैं, तो उसका सूत्र हमारा होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। तो आप कह सकते हैं यहां हमने सेल की जगह क्या इस्तेमाल कर लिया, एसी का स्रोत इस्तेमाल कर लिया। और एसी को कहीं पर भी आप जब प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, जैसे हमने कहा था एसी इस प्रकार से चलती है। तो इसी डायग्राम को हमने यहां पर इस गोले के अंदर प्रदर्शित किया है कि ये एसी का स्रोत है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो जब एसी इस परिपथ में हम कहेंगे वोल्टेज विभवांतर अप्लाई होगा तो निश्चित रूप से परिपथ में एक धारा प्रवाहित होगी। तो लिखते हैं माना परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात जो इसमें धारा बह रही है वो क्या है, I है। अब यहां हम धारा को स्पष्ट तरीके से डायरेक्शन के साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सेकंड के हर 50वें हिस्से में यह धारा का मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, धारा की दिशा बदल जाएगी। तो इसलिए हम यहां पर धारा की दिशा नहीं बना रहे हैं, हम केवल यह कह रहे हैं इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब यदि हम यहां पर एक नियम लगाएं, किरचॉफ का नियम, तो हम किरचॉफ के नियम लगा करके हम यह देखना चाह रहे हैं कि किसी क्षण वोल्टेज का मान तो यह है, जिस क्षण वोल्टेज का मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है उस समय धारा का मान क्या होगा, हम यह निकालना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद पाश का नियम होता है। तो हम लिखते हैं परिपथ में किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम कहते हैं बंद पाश का नियम लगाने पर, आपको ध्यान हो बंद पाश का नियम कहता है कि किसी बंद पाश में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, जिसे हम, आपको ध्यान हो तो समेशन IR से प्रदर्शित करते थे, बराबर होता है उस बंद पाश में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर, यानी कि समेशन IR बराबर होता है समेशन E के। तो यह तो तब लागू होता था जब हम परिपथों में क्या लगा लेते थे, सेल लगाते थे। अब यहां सेल की जगह हमने क्या लगा दिया, प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया। तो जो हम E वहां पर लेते थे वहां E को रिप्लेस कर लेंगे हम किससे, V से, यानी कि E के स्थान पर V का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास ऊर्जा का स्रोत तो है V, और परिपथ में
जो हमारा प्रतिरोध है वो है R और बहने वाली धारा का मान है I। तो हम लिख सकते हैं, इसी नियम को यदि लगाएंगे तो हम लिखेंगे परिपथ की कुल वोल्टेज जो हमारी है वो है V। यहीं से वोल्टेज जा रही है, किसी क्षण हमने कहा वोल्टेज का मान है V, तो V बराबर किसके हो जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा हमने कहा I है, और परिपथ का हम कहें प्रतिरोध क्या है R। तो इस वाले पक्ष को हमने इधर लिख लिया, इस वाले पक्ष को इधर लिख लिया। अब हम कहें V बराबर हमारा सूत्र आ गया I गुणा R के। तो अब समीकरण 1 से यदि V का मान रखें तो लिखते हैं समीकरण 1 से V का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहती है V का मान V0 साइन ओमेगा टी के बराबर है, तो हम लिखते हैं ये हो गया V0 साइन ओमेगा टी बराबर किसके आ गया, IR के बराबर आ गया। तो अब यदि इस I को यही रहने दे और R को इधर की ओर ले जाएं दूसरे पक्ष में, तो ये हो जाएगा V0 अपॉन R। V0 के नीचे चली गया ये वाला R, और साथ में क्या आ गया साइन ओमेगा टी, और ये बराबर किसके हो गया I के। अब हम यहां पर इस बात को समझें कि V0 अपॉन R क्या चीज है। हम ओम का नियम जानते हैं, और ओम का नियम कहता है V अपॉन R बराबर होता है I के। तो यह भी क्या है V और नीचे क्या है R, बस अंतर यह है कि ऊपर जो विभव है वो परिपथ का शिखर वोल्टता है, मैक्सिमम मान है वोल्टेज का। तो उस क्षण जो धारा का मान उत्पन्न होगा वह भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि V0 अपॉन R किसके बराबर होगा, I0 के बराबर, क्योंकि I किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती है, R तो कांस्टेंट है। तो जब जैसे ओम का नियम कहता ही है कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हमारा ओम का नियम है। तो यदि वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज का शिखर मान आएगा, तो हम कहेंगे धारा का भी हमें शिखर मान ही प्राप्त होगा। तो V0 अपॉन R को हम I0 के से यदि रिप्लेस कर दें, हटा दें समीकरण में, तो V0 अपॉन R की जगह क्या लिख लेंगे, क्योंकि I0 साइन ओमेगा टी बराबर किसके हो गया I के। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए I बराबर हमारा निकल गया I0 साइन ओमेगा टी। इस समीकरण को हम मान लेते हैं यह समीकरण है हमारी 2। तो आप देखिए जिस क्षण परिपथ में वोल्टेज का मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी था, उसी क्षण परिपथ में जो धारा का मान था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। अर्थात इन दोनों समीकरणों की तुलना यदि करें तो हम देखते हैं जो सबसे पीछे वाला पक्ष होता है, साइन के पीछे का पक्ष ओमेगा टी, वो इसके लिए जितना है उसके लिए भी उतना ही है। इसका अर्थ हुआ जो V तथा I दोनों के दोनों समान कला में होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि V तथा I समान कला में हैं, समान कला में है। अब यदि ये दोनों समान कला में हैं तो हम इन्हें एक तो फेजर डायग्राम यानी कि कला संयोजक आरेख से प्रदर्शित करेंगे, और दूसरा हम इसको एक सामान्य वक्रों के रूप में भी प्रदर्शित करेंगे जो समय के साथ बदल रहा है। तो सबसे पहले यदि वक्र से बनाएं तो हमने कहा इस तरीके से, आपको ध्यान हो हमने पहले बनाया था। यदि वोल्टेज को प्रदर्शित करें, यह हमारी जो दिशा है यह ओमेगा टी को प्रदर्शित कर रही है, तो यह इस तरीके से हमारी वोल्टेज जा रही है, बदल रही है। यह प्रदर्शित किसको कर रही है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी को प्रदर्शित कर रही है। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला भी वही प्रदर्शित कर रहा है। तो अब यदि कहें यह तो हमने इस समीकरण को प्रदर्शित कर लिया, अब यदि हम दूसरी समीकरण को प्रदर्शित करें I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो वो हमारी समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो यह वाली समीकरण किसको प्रदर्शित करेगी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। हम देख रहे हैं जिस समय वोल्टेज का मान 0 है उस समय धारा का मान भी 0 है, जिस समय वोल्टेज का मान अधिकतम है उस समय
धारा का मान भी अधिकतम है, जिस समय फिर से वोल्टेज का मान शून्य है, धारा का मान भी शून्य है। और जब वोल्टेज का मान विपरीत दिशा में, ऋणात्मक दिशा में अपने अधिकतम मान तक पहुंचता है, उस समय धारा का मान भी अधिकतम मान तक पहुंचता है। और पुनः जब वोल्टेज शून्य होती है तो धारा भी शून्य हो जाती है। तो यहां से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि वोल्टेज तथा करंट दोनों समान कला में हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप चाहे इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। यह जो है यह प्रदर्शित करता है I0 को, माइनस I0 को, यह प्रदर्शित करेगा प्लस I0 को, जैसे हमने वहां पहले करा था। ठीक इसी प्रकार से यदि हम वोल्टेज के भी शिखर मान को प्रदर्शित करें तो यह प्रदर्शित करेगा V0 को पॉजिटिव, और यह जो प्रदर्शित करेगा यह माइनस V0 को प्रदर्शित करेगा। तो इस आरेख के द्वारा जो ओमेगा टी के चर के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसके रूप में हम वोल्टेज और करंट को दिखा सकते हैं। दोनों समान कला में हैं, जैसा कि हम यहां पर कह रहे हैं समान कला में है। अब यदि इनके कला समंजक आरेख बनाए जाएं, क्योंकि वह भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। हमने कहा यह हमारा एक प्रकार से थीटा या ओमेगा टी को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो यह जो होगा यह हमने प्रदर्शित करा था किसको, V0 को प्रदर्शित करा था। और यह वाला हमारा जो कोण होता है, यह हमारा कोण होता है ओमेगा टी। तो हमने कहा इस समीकरण में देखें तो साइन के पीछे ओमेगा टी है, इस समीकरण में देखें धारा वाले में तो भी ओमेगा टी है। तो इसका अर्थ है धारा और वोल्टेज एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। तो जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में क्या चल रही है, वोल्टेज चल रही है। यानी कि वोल्टेज का भी जो कोण है क्या है, ओमेगा टी है। और यह किसको प्रदर्शित करेगा, I0 को प्रदर्शित करेगा। तो यह जो आरेख होगा इसे हम कहते हैं कला आरेख, जिसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम। तो जब भी आप बनाएं तो इन दोनों डायग्राम्स को जरूर बनाइएगा। तो मेरे को लगता है आपको यह चीजें समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हमने यह देखा कि जब किसी ऐसे परिपथ में जिसमें केवल रेजिस्टर्स लगा हो, ऐसी परिपथ में, तो उस समय हमने देखा वोल्टेज और करंट दोनों समान कला में चलते हैं। अब हम यह निकालते हैं कि जब ऐसी परिपथ में जिसमें केवल एक प्रतिरोध लगा हो, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या होगी, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि यह कुछ न कुछ विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा। हमने पीछे देखा था कि धारा का जो औसत मान होता है पूरे एक चक्र के लिए वह हमारा शून्य होता है, लेकिन धारा का पूरे एक चक्र के लिए भले ही औसत मान शून्य हो, लेकिन हमने कहा था कि जो ऊर्जा खपत होगी, जो हमारी वैद्युत ऊर्जा की जो खपत होगी वह शून्य नहीं होगी। क्योंकि वैद्युत ऊर्जा का जो हमारा सूत्र होता है वह शक्ति का सूत्र होता है P बराबर होता है I² इंटू R के बराबर होता है। अब हम यह निकालेंगे कि इस परिपथ में, जिस परिपथ की हम यह बात कर रहे हैं, इस परिपथ में जो हमारी ऊर्जा खपत होगी वह कितनी होगी। क्योंकि यह सूत्र तो हम तब लेते हैं जबकि धारा का मान नियत हो, जो कि सेलों में होती है। उन स्थितियों में जो P का मान होगा वो I² R के बराबर होता है। अब यदि हम AC की बात करें तो AC में जो धारा का मान होगा, I का मान, वो अभी हमने देखा I बराबर I0 sin ओमेगा टी के बराबर होता है। तो हम लेते हैं, मान लेते हैं यह हमारी समीकरण 1 है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रही है, यह तार जो हमारा यह परिपथ है, इस परिपथ में R प्रतिरोध में जो ऊर्जा क्षय हो रहा है, जो ताप के रूप में ऊर्जा का क्षय हो रहा है, उस शक्ति को प्रदर्शित कर रही है। तो हम लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं I बराबर होता है I0 sin ओमेगा टी। यह मान इस समीकरण में रखें तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो यह आ जाएगा P बराबर I का मान I² है तो इसका भी स्क्वायर I0², और साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में हमारा क्या आ गया, इंटू कैपिटल R। अब यह तो हमारा क्या है, किसी क्षण जो शक्ति क्षय हो रहा है, जो ताप ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यह उसको प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होती है उसका मान तो लगातार परिवर्तित होता है ना।
इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है उसका मान लगातार। तो ये तो हमने किसी एक क्षण के लिए निकाल दी। अब हम पूरे चक्र के लिए यदि निकालें ऊर्जा क्षय कितना होगा, तो पूरे चक्र के लिए जो ऊर्जा क्षय होगा वह हम क्या निकाल सकते हैं, इस पी का औसत मान निकाल करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं पूरे चक्र के लिए ऊर्जा क्षय का औसत मान जो निकालेंगे इसे P क्या लिख लेंगे, यहां पर औसत लिख लेंगे। आप चाहे इसे P बार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यह बराबर होगा, दाएं पक्ष है हमारा I0 स्क्वायर, इस कैपिटल R को हम आगे ला रहे हैं और साथ में हो गया हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इधर का औसत निकाल रहे हैं या आप कह सकते हैं माध्य निकाल रहे हैं, तो इधर का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, औसत या माध्य निकालना पड़ेगा। अब देखिए इधर के पक्ष का औसत कैसे निकलेगा, इस पे ध्यान देते हैं। I0 है धारा का शिखर मान, अधिकतम मान। तो धारा के शिखर मान का आप औसत निकालेंगे तो वह उतना ही निकल के आएगा। और वैसे भी ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसका मान क्या आएगा, उतना ही आएगा। यदि यहां केवल I होता तो आप कह सकते थे आधे चक्र के लिए धनात्मक है, आधे चक्र के लिए ऋणात्मक है, तो पूरे चक्र के लिए औसत मान 0 हो गया। लेकिन चूंकि यहां पर क्या है I स्क्वायर, तो धनात्मक आधे चक्र के लिए भी I का मान क्या होगा, धनात्मक का स्क्वायर धनात्मक ही होगा। और आधे ऋणात्मक चक्र के लिए भी धारा का वर्ग यदि करेंगे तो ऋण का यदि वर्ग होगा तो भी वो भी धनात्मक ही होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि I0 का जो स्क्वायर है वह I0 के स्क्वायर के ही बराबर आएगा, यानी कि I0 स्क्वायर का औसत मान I0 स्क्वायर ही होगा, क्योंकि यह शिखर मान है। तो और साथ में R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का औसत, R का प्रतिरोध उतना ही आएगा, औसत भी उतना आएगा। इसका अर्थ हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I0 का स्क्वायर इंटू R, और हमें औसत किसका निकालना है, हमें औसत निकालना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। इसका यदि हम औसत निकाल करके यहां पर रख दें तो हमें किसका औसत पता चल जाएगा, इस परिपथ में R के सिरों पर जो ऊर्जा क्षय हो रहा है, जो शक्ति उत्पन्न हो रही है, उस शक्ति का मान हमें औसत मान एक चक्र के लिए पता चल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, यह मान लेते हैं, यह हमारी समीकरण है 2। अब हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान ज्ञात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान हो, जब हमने धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करा था तो वहां पर हमने ठीक ऐसे ही काम किया था और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत ज्ञात किया था। तो उसी चीज को हम यहां पर दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो निकालेंगे, लिखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत बराबर, आपको ध्यान हो तो वहां हमने करा था समाकलन, पूरे एक चक्र की बात कर रहे हैं तो 0 से लेके कैपिटल टी तक, और साथ में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में हमने क्या करा था dt करा था। और नीचे आपको ध्यान हो तो 0 से लेके t, और साथ में क्या लिख लिया था dt कर लिया था। अब हम जानते हैं, हमने सूत्रों का इस्तेमाल किया था। सूत्र हमारा होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है 1 माइनस ओमेगा टी की जगह हम थीटा ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर होता है। इस मान को यदि हम यहां रख दें तो हमारा निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान बराबर हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और बटे जो 2 है उसे हम बाहर लिख रहे हैं 1/2, और ये समाकलन की सीमाएं होंगी 0 से लेके t तक। और पीछे क्या आ गया हमारा dt आ गया, बटे नीचे फिर से 0 से लेके t इंटू dt। फिर पहले की तरह सॉल्व करेंगे तो हम सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि समाकलन 1 इंटू dt बराबर हमारा किसके हो जाएगा, t की घात 0, तो x की घात n+1 अपॉन n+1 होता है। तो यानी कि यह हमारे किसके बराबर आएगा, t के बराबर आ जाएगा। ये हमारे, हम कह सकते हैं ये सूत्र हैं एक प्रकार से हमारे। और दूसरा है हमारा समाकलन cos थीटा बराबर हमारा समाकलन होता है, cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा। यह दोनों मान यदि यहां पर रखें तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान हम ज्ञात कर रहे हैं,
और यह हमारा निकल के आ जाएगा 1/2 तो हमारा ऐसे का ऐसे आ गया, यह आ जाएगा 1 का आ जाएगा टी समाकलन, और cos 2 थीटा का, यहां पर थीटा नहीं है, यहां पर क्या चल रहा था, ओमेगा टी चल रहा था, तो cos इस वाले स्टेप पे हमने सूत्र भले ये इस्तेमाल करा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी। तो सूत्र इस्तेमाल करेंगे, cos 2 ओमेगा टी का समाकलन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, और साथ में चूंकि चर क्या था, टी था, टी के अलावा ये 2 ओमेगा अतिरिक्त था, इसलिए इसको हम हर में लिख लेते हैं जैसा हमने पहले किया था। और समाकलन की सीमाएं 0 से लेके कैपिटल टी तक साथ में लिख ली, 0 से लेके कैपिटल टी। नीचे करेंगे तो कुछ नहीं है, तो हम इसमें 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू डी टी टी के बराबर होता है। कौन सा सूत्र इस्तेमाल होता है, फिर से लिख सकते हैं सूत्र, इंटीग्रेशन x की घात n बराबर x की घात n इंटू डी एक्स बराबर x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर कितना है, t की घात कुछ नहीं है, तो t की घात क्या है, 0 है, इसलिए 0 के हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो इसे आगे हल करें तो 1 का हमने कहा कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। समाकलन की लिमिट 0 से लेके कैपिटल टी तक आएगी। अब समाकलन की लिमिट्स रखें तो 1/2 तो हमारा आ गया। हमने आपको पहले भी बताया था समाकलन की, इसे कहते हैं उच्च सीमा, इसे कहते हैं निम्न सीमा। जो हमारा चर है वो है स्मॉल टी, तो स्मॉल टी जहां जहां है वहां पर एक बार कैपिटल टी रख दिया जाए, फिर माइनस का निशान लगाया जाए, फिर जहां जहां स्मॉल टी है वहां निम्न सीमा 0 रख दी जाए। तो वही काम हम करेंगे, हमने पहले करा। ये स्मॉल टी की जगह हमने क्या रख लिया, कैपिटल टी माइनस साइन 2 इंटू ओमेगा इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, माइनस अगली बार हमारा क्या आ गया, इसको आप चाहें तो क्या बड़ा कैप ब्रैकेट लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस। दूसरी बार हमारा आ गया, टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस, और यह हमारा आ जाएगा साइन का साइन आ गया 2 इंटू ओमेगा, और टी की जगह क्या लिख लेंगे, गुणा 0/2 ओमेगा। ये मंजिला ब्रैकेट और यह बड़ा ब्रैकेट, और बटे क्या आ जाएगा नीचे, ये टी है, एक बार अपर लिमिट यानी कि कैपिटल टी, दूसरी बार स्मॉल टी की जगह 0, ये लिख लेंगे। इसे सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा, ऊपर हमारा आ गया टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और साथ में हमारा बटे क्या आ गया, ये नीचे आ गया 2 और साथ में आ गया टी। जो माइनस के बाद यहां वाला पद है, अब इस पे यदि ध्यान दें तो पहला पद तो हमारा 0, दूसरा है साइन 2 ओमेगा में जब 0 की गुणा होगी तो पूरा 0 आ जाएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो यह पूरा पद भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास केवल आगे का पद बचेगा, वो हमने यहां पर लिख लिया। अब हम यहां पर एक और चीज करते हैं, हम करते हैं ओमेगा का मान हम जानते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, वो मान रखते हैं। हम लिखते हैं, या पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह हमारा आ जाएगा बराबर, हम लिखें 1/2 को हम अलग से लिख रहे हैं, साथ में आ जाएगा यह जगह टी अपॉन कैपिटल टी, टी अपॉन कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा तो पहले से था, और साथ में ये वाला टी भी इसके साथ आ गया। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आप यहां 2 से कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 अलग से है, 1/2 हमने अलग से लिख लिया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब हम देखें टी से टी कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो साथ में हम लिखते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आ गया 1/2, यहां आ गया 1 की जगह 1 आ गया, यहां आ जाएगा साइन 2 इंटू ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रख लिया, इस ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, साथ में क्या है कैपिटल टी है, गुणा कैपिटल टी, और बटे हम फिर से रख लें 2 गुणा ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और गुणा साथ में क्या है कैपिटल टी। तो देखिए टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, तो ऊपर क्या आ गया साइन 2 दूनी
4 पाई। और साइन 4 पाई का मान हमने बताया था, साइन का मान 0 में साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इन सब में जो साइन का मान होता है वो 0 होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि साइन 4 पाई का मान क्या होता है 0, तो यह पूरा पद 0 हो गया। तो यानी कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान निकल के आया है वह बराबर आया है 1/2, और केवल अंदर 1 बच गया, तो 1 की 1/2 में गुणा होगी, हमारा 1/2 आ गया। तो अब दोबारा से हम समीकरण 2 पे चलते हैं। हमने कहा समीकरण 2 हमें बताती है, हम तो पी का औसत मान निकाल रहे थे पूरे एक चक्र के लिए, पूरे एक साइकिल के लिए, जो हमारी प्रतिरोध के सिरों पर जो ऊष्मीय ऊर्जा खर्च हुई, जो शक्ति हमारी लगी, उस शक्ति का मान हम निकाल रहे थे, पूरे एक चक्र के औसत मान उसका निकाल रहे थे पूरे एक चक्र के लिए। तो इस समीकरण में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान जो औसत मान है वो रखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण, यह हमारी समीकरण है 2, तो लिखते हैं समीकरण 2 में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कौन सा मान, औसत का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया पी औसत, तो निकालेंगे पी औसत बराबर आ जाएगा आई जीरो स्क्वायर आर, आई जीरो स्क्वायर इंटू आर, और इस पूरे का मान आ गया 1/2, तो 1/2 को हम इसके नीचे लिख लेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई जीरो स्क्वायर बटे 2 इंटू कैपिटल आर। और आपको ध्यान हो ये आई जीरो स्क्वायर बटे 2 तो आई आर एम एस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लिखते हैं चूंकि आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर होता है आई जीरो स्क्वायर बटे 2 के, तो यह मान आई जीरो स्क्वायर बटे 2 की जगह आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर एम एस का मान यदि रखें तो हमारा आ जाएगा पी औसत बराबर निकल के आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। और यह हमारा इस बात को प्रदर्शित करता है कि यह हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यह तो समीकरण तब है जब यहां पर प्रत्यावर्ती स्रोत न लग करके एक बैटरी लगी होती जिससे हमें दिष्ट धारा मिल रही थी या दिष्ट वोल्टेज थी। तो उस समय जो शक्ति क्षय था वह P बराबर आई स्क्वायर आर के बराबर था। लेकिन यदि हम इस परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दें तो हमारा जो यह जो धारा थी, जो दिष्ट धारा थी, उसको हमने किस में परिवर्तित कर लिया था, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में परिवर्तित कर लिया था। तब हम देखते हैं जो शक्ति क्षय होता है पूरे एक चक्र के लिए, औसत मान जो निकल के आता है वह बराबर होता है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि एक डीसी परिपथ में जो दिष्ट धारा के बहने से जो प्रतिरोध के सिरों के बीच में शक्ति उत्पन्न होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उतनी ही ऊष्मा प्रत्यावर्ती स्रोत लगाने पर तब उत्पन्न होगी यदि प्रत्यावर्ती स्रोत का मान क्या हो, वर्ग माध्य मूल मान, जो बहने वाली धारा का मान जो है वो वर्ग माध्य मूल मान के बराबर हो। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने किसी ऐसे परिपथ का अध्ययन किया है जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो और कोई कुंडली भी ना हो और कोई संधारित्र भी ना हो, और ऐसे हम परिपथ में हमने क्या स्रोत लगाया, एसी स्रोत लगा दिया। अर्थात एसी स्रोत वाले परिपथ में, एसी परिपथ में हमने केवल प्रतिरोध लगाया और उसका अध्ययन किया। तो हमने देखा वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, वो दोनों समान कला में होते हैं। हमने उनके कला समंजक आरेख भी बनाए हैं, कला आरेख भी बनाए हैं। साथ में हमने यह भी सिद्ध करा कि परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो शक्ति उत्पन्न होगी, वो पूरे एक चक्र के लिए शक्ति का मान बिल्कुल उतना ही होगा जितना दिष्ट धारा बहने पर शक्ति उत्पन्न होती है, बशर्ते यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का मान उसके वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो भी कुछ पढ़ा वो आपकी समझ में जरूर आया होगा। यदि फिर भी कोई आपके डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हम आगे के क्लासेस में उसे क्लियर कर पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।